चलो बच्चे आएंगे 2 हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। और ये मतलब एल्कोहल वगैरह बता दिया था क्या, कौन सा एल्कोहल कितना एसिडिक होगा, ये सब 3 डिग्री अल्कोहल कैसा है, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। एल्कोहल के बारे में कुछ बताया था क्या, कौन एसिडिक ज्यादा होगा? यस बताओ। 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा, ये कहना चाह रहे हो? यस सर। नहीं, गलत है। चलो मैं बताता हूँ। चलो एसिडिक स्ट्रेंथ था, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है और हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। फिर हमारे पास वाटर है और मैं बोलूं कि हमको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहा है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल एंड बताइए क्या, वाटर। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है एल्कोहल में और वाटर में। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से H+ रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पर O- करना है, फिर यहाँ पर O- करना है, फिर यहाँ पर इस तरह से O- करना है, फिर यहाँ पर क्या करना है, OH- करना है। आ गया समझ में? अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करना है। अब यहाँ पर एनायन जो ही बना, तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा ज्यादा स्टेबल एनायन है। जो स्टेबल एनायन होगा उसका एसिड भी स्टेबल होगा, मतलब वो एसिड बहुत अच्छा एसिड होगा, यानी जिसका एनायन स्टेबल होगा उसका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ऊपर वाले का। तो हम एनायन बनाए और एनायन की स्टेबिलिटी देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं तो हम यहाँ पर इस CH3 का प्लस आई इफेक्ट, इस CH3 का प्लस आई इफेक्ट और इस CH3 का प्लस आई इफेक्ट, सबका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इस CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, CH3 इस CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, और इस CH3 का भी क्या होता है, ये इस CH3 का भी प्लस आई इफेक्ट है। तो सारे CH3 का प्लस आई इफेक्ट है। अगर सभी CH3 का प्लस आई इफेक्ट है तो बताइए क्या करें। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर मैक्सिमम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मैक्सिमम हो गई तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों हो जाएगा बेटा, अनस्टेबल इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से हो जाएगा अनस्टेबल। अब यहाँ पर जो एल्कोहल है वो क्या हो जाएगा बताइए, एल्कोहल हो जाएगा अनस्टेबल, 3rd डिग्री अल्कोहल हो जाएगा अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लग रहा है। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा। और जब चार्ज बढ़ जाता है किसी भी सिस्टम पे, जब चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, तो अनस्टेबल हो जाएगा। आगे समझ में, क्योंकि यह चार्ज बढ़ रहे हैं और यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर बिल्कुल कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है होगा। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, क्या बताइए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो इसका एसिड भी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक होता है वाटर, फिर होता है 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल होता है, फिर कौन होता है बताइए, 3 डिग्री अल्कोहल। ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, क्या बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। आगे समझ में क्या बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ। आगे क्या कहेंगे, हमको पता चल गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ होता क्या है, ठीक है। तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पता चल गया कि वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, समझ में आया, वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। इस तरह से वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया बताइए, वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सर ये समझ में आ गया कि वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया। अब दूसरी चीज,
वॉइस डिस्टर्ब कर रहा है क्या? यस सर। हाँ, अभी तो थोड़ा सा काम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा वॉइस सही हो जाएगा, अभी बोल के आया हम। चलिए, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया बेटा? OH माइनस हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी कम है। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स, जैसे मान लिया ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी, सब जगह ऑक्सीजन सेम हो गया। अगर सभी जगह ऑक्सीजन सेम हो गया तो क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वह अनस्टेबल है, ए अनस्टेबल है। और ए क्या हो जाएगा बताइए? स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा तो ए सबसे अच्छा होगा। तो यार नोट लगा के हम लिखेंगे। नोट क्या लिखाएंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर कौन सा? 3 डिग्री अल्कोहल। ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल का है। किसका बताइए? अल्कोहल। तो अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ है। और अल्कोहल का क्या बताइए? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरह से निकाला जाता है कि सबसे ज्यादा एसिडिक होता है 1 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, फिर क्या होता है बताइए? 3 डिग्री। इस तरह से अब समझ गए वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ, अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब मैं यही क्वेश्चन लेके इसका बेसिक स्ट्रेंथ अगर पूछूं कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, क्वेश्चन को आपको फिर से लिखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो फिर से इस क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे हम और बता रहे हैं कि यहाँ पर हमको अब बताना है बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बताना है बताइए? OH माइनस, और यहाँ पर बताइए बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ क्या बताइए? बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बताइए? बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ होगा? सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ होगा? 3 डिग्री। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ होगा बेटा? बोलो, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ होगा? 3 डिग्री। क्या नाम है? रोहित। रोहित, सही आंसर है बेटा। 3 डिग्री क्यों होगा? सर वो अनस्टेबल है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो स्टेबल हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब, सही जवाब है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है बताइए? ये वाला क्या हो जाएगा? मोर बेसिक होगा। क्यों होगा मोर बेसिक? मोर बेसिक क्यों होगा? क्योंकि अनस्टेबल है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल होना चाहेगा। ये मोर बेसिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बताइए ना? अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होने की वजह से क्या है बताइए? बेसिक है। अब क्यों बेसिक है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वही अच्छा क्या होता है बताओ? बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वही क्या होता है? अच्छा बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वही अच्छा क्या होता है? बेस। ठीक है, तो सबसे अच्छा बेस ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा किसका? बेस का। सबसे अच्छा बेस कौन होगा? 3 डिग्री। फिर कौन होगा? 2 डिग्री। फिर कौन होगा? 1 डिग्री। तो आपको इस तरह से समझना है कि सबसे अच्छा बेस 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर कौन बेटा बताओ? फिर इस तरह से बेसिक कैरेक्टर है। आ गया समझ में? बोलो, आ गया क्या? कल ये बता दिया था कि मतलब HI HCl HBr और HF में कौन अच्छा एसिड होगा, बता दिया था क्या कल? हाँ सर। यस ठीक सर। है, ठीक है। एल्कोहल वाला नहीं बताया था तो आपका एल्कोहल वाला हो गया। ठीक है, चलिए। अब ध्यान से समझिए। ध्यान से क्या समझना है? ध्यान से ये समझना है क्या कि जो बता रहे हैं उन चीजों को ध्यान से आपको सुनना है। अब हम आ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल पे। किस पर आ रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल। NU माइनस, ये होता है न्यूक्लियोफाइल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं चलो भाई
अब न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बताइए। न्यूक्लियोफाइल, और ध्यान से सुनना, जो मैं चीज बोल रहा हूँ बहुत टफ लैंग्वेज है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों डिफरेंट चीजें हैं, बच्चे एक ही समझते हैं। तुम कहोगे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल भी होता है और OH माइनस बेस भी होता है, तो मैं कब कब न्यूक्लियोफाइल मानूंगा और कब बेस मानूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। न्यूक्लियोफाइल और बेस, अब ऐसे बोलोगे सर दोनों को कनेक्ट करो, तो मैं दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और बेस क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बेटा, ये अटैक करता है। जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल क्या बेटा बताइए, पॉजिटिव चार्ज। तब क्या होगा, ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अटैक आएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए। हाँ, न्यूक्लियोफाइल, अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना बेटा, यहाँ पे बन गया सिग्मा। कौन सा बॉन्ड बन गया बताइए, सिग्मा बॉन्ड बना। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। क्या कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, और जबकि अगर बेस अटैक करे, बी माइनस का मतलब बेस, अगर ये बेस अटैक करता है, बेस का मतलब बी माइनस, कोई भी बेस अगर अटैक करता है, तो बेस अटैक करता है तो ओनली H प्लस के साथ अटैक करता है। बेस किसके साथ अटैक करता है, H प्लस के साथ, समझ में आ रही बात। और जबकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर, कहाँ पे अटैक करता है, ये अटैक करता है आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर पे। कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आर अटैक बताइए क्या, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर। और जबकि बेस अटैक करता है कहाँ पे बताइए, H प्लस। दोनों में फर्क होता है, समझ में आया। न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर पे अटैक करेगा। जैसे C डबल बॉन्ड O है हमारे पास, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज है बताइए, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर सिग्मा बन गया और यहाँ पर क्या बन गया बताइए, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, एक चीज बताओ, हमें क्या बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे मान लो, अब कोई भी सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब पॉजिटिव एनायन छोटा हो और नेगेटिव क्या हो, बड़ा। एक कौन बताता है बेटा, फजान। एक कौन बताया था, फजान। फजान ने क्या बताया था, फजान ने बताया था। कौन बताया था, फजान। तो फजान ने ये बताया था कि कोई भी सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए नेगेटिव एनायन, नेगेटिव चार्ज बड़ा होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, छोटा। तभी तो इसका पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन होगा तो क्या बनेगा बताइए, सिग्मा बॉन्ड। देख रहे हो, अगर इसका पोलराइजेशन हो गया, इसका क्या हो गया बताइए, पोलराइजेशन। इसका क्या हो गया बताइए, पोलराइजेशन। इसका पोलराइजेशन हो गया तो कौन सा बॉन्ड बन गया बताइए, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो गया, इसका पोलराइजेशन हो गया तो कौन सा बॉन्ड हो गया बताइए, सिग्मा बॉन्ड हो गया। इसका पोलराइजेशन हो गया तो कौन सा बॉन्ड हो गया बताइए, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो गया बताइए, सिग्मा बॉन्ड। पोलराइजेशन हो गया तो कौन सा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड अच्छा तभी बनेगा जब एनायन का साइज बड़ा हो और केटायन का साइज क्या हो, छोटा। तो इसका मतलब जो भी न्यूक्लियोफाइल होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, कहेंगे हाँ। तो नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब बड़ा होना चाहिए। यानी मैं आपसे पूछूं कि I माइनस और Cl माइनस में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कहोगे I माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Cl माइनस। क्यों, क्योंकि इसका साइज बिग है। क्या बताइए, साइज बिग है, समझ में आ रही है। और इसका साइज क्या बेटा, स्मॉल है, इसका साइज स्मॉल। तो इसका साइज स्मॉल है, इसका क्या बताइए, इसका साइज स्मॉल है और इसका साइज क्या बेटा बताइए, बिग। समझ में आ रहा है, एक का साइज स्मॉल है और एक का साइज क्या बताइए, बिग। एक का साइज स्मॉल है और एक का साइज क्या बताइए, बिग है। इसीलिए साइज इसका वीक होने की वजह से यहाँ बॉन्ड अच्छे से सिग्मा बना सकता है, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है न्यूक्लियोफाइल। इसलिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, I माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल कंपेयर टू Cl माइनस। अब मैं आपसे एक ऑर्डर पूछ रहा हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है, यह कॉन्सेप्ट सिर्फ ग्रुप में लगेगा, टॉप टू बॉटम में लगेगा। कहाँ पे लगेगा बताइए, टॉप टू बॉटम पे लगेगा ये कॉन्सेप्ट, और कहीं पे लगने वाला नहीं है। जैसे मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि आप बताइए हमें कि I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो बोलोगे कि यहाँ पर बेटर न्यूक्लियोफाइल I माइनस है, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है, फिर Br माइनस है, फिर Cl माइनस। इस तरह आ गया समझ में। ये क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी है। ये ऑर्डर ऑफ क्या बताइए, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो यहाँ पर Nu माइनस, ये ऑर्डर क्या है बताइए, Nu माइनस का।
आ गया समझ में? कहेंगे या आप समझ में आया। यानी मैं आपको बोलूं कि बताइए NH3 और PH3 में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? NH3 और PH3 में तो हम देखेंगे नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप के हैं, फास्फोरस का साइज बड़ा है इसलिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ये कौन होगा बताइए? न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा ये। और मैं बोल H2O और H2S में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? तो बोलेंगे H2S अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर टू H2O। ठीक है बेटा, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। आ गया समझ में? चलिए अब दूसरी चीज, अब हमको एक नोट लिखना है। नोट क्या है? नोट क्या लिखना है? नोट ये लिखना है, नोट क्या लिखना है समझ में आ रहा है? नेट लिखना है कि नेगेटिव चार्ज लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज एलिमेंट, नेगेटिव चार्ज एलिमेंट्स आर, negative charge elements are, negative charge elements are, negative charge elements are better nucleophile, better nucleophile, better nucleophile, negative charge elements are better nucleophile, negative charge elements are better nucleophile। नेगेटिव चार्ज जो एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं बताओ? बेटर न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया? चलिए अब जैसे बेटर न्यूक्लियोफाइल कंपेयर टू न्यूट्रल, कंपेयर टू न्यूट्रल, समझे? समझ में आया? जैसे मैं आपको बोलूं कि नेगेटिव चार्ज एलिमेंट्स आर बेटर न्यूक्लियोफाइल कंपेयर टू न्यूट्रल। देखिए अब जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर बेटा आपका OH माइनस है और यहाँ पर H2O है, लेकिन ये एक ही फैमिली है, इसमें बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाएगा? OH। अगर मैं बोलूँ SH माइनस और H2S में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है तो बोलोगे SH। अगर मैं बोलूँ NH2 माइनस और NH3 में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है तो कौन बोलोगे? NH2, क्योंकि नेगेटिव क्या होता है? अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए CH3O माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन CH3O। आ गया समझ में? अब यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर क्या है? C2H5OH, C2H5O माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, C2H5 क्या बताइए? OH। अगर लिख लो इसको, अब कोई दिक्कत होगी तो हमसे पूछ सकते हो, मैं एक बार रिकॉल करवाऊंगा सबको, पहले छाप लो सारे फिर मैं रिकॉल करवाता हूँ। चलिए भाई, नेगेटिव चार्ज एलिमेंट आर बेटर न्यूक्लियोफाइल कंपेयर टू न्यूट्रल। समझ में आ रहा है? चलिए मैं नाम रख रहा हूँ। हाँ भाई, देवांश। समझ में आ गया देवांश? हाँ सर। कैसे समझ में आया बेटा? ये थोड़ा समझाओ हमें सर देवांश। जो नेगेटिव चार्ज एलिमेंट्स हो गए उस पर वो ज्यादा अच्छे न्यूक्लियोफाइल हो गए। उसके ऊपर क्या बताया था? क्या सर? इसके ऊपर क्या बताया था? सर ग्रुप में हम साइज देखते हैं, मतलब जिसका साइज ज्यादा है हम्म, उसकी पोलराइजिंग ज्यादा होगी तो वो अच्छे से सिग्मा बॉन्ड बना पाएगा। इसलिए वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। हाँ। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए तो इस तरह से होगा अपने पास। चलिए आगे मैं बढ़ू, इसको मिटाता हूँ मैं, तो हो गया होगा ये। तो बेटर न्यूक्लियोफाइल I माइनस होगा, पता है कि नहीं है?
चलो चलिए दूसरा देखिए। अब मैं इसमें न्यूक्लियोफाइल से कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए O-3 डिग्री हो गया, अगर ये O-2 डिग्री है, फिर इस तरह से आपके पास 1 डिग्री है, फिर आपके पास क्या बताइए OH। तो आपको अब इसमें बताना है कि बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, या बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, बेटर न्यूक्लियोफाइल, बेटर न्यूक्लियोफाइल NU माइनस, बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो 3 डिग्री कैसे? करके किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ज्यादा, तो ज्यादा नेगेटिव होगा। तुम्हारा लॉजिक सही है लेकिन आंसर गलत है। देखो अब हमको पता है अगर सारे एटम सेम हो जाते हैं, सारे एटम क्या हो जाए जब सेम, तो अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी देखना हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपन स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है बताइए? 1 अपन स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पर अगर देखा जाए न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपन स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस इसीलिए ज्यादा क्योंकि अब यहाँ पर देखा जाए स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है ना न्यूक्लियोफिलिसिटी। कैसे? जब अटैक करने गया तो अगर वो बड़ा है तो अटैक नहीं कर पाएगा आसानी से। जैसे मोटे आदमी को दौड़ाओ तो मतलब वो दौड़ नहीं पाएगा ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें अगर डोनर एटम सेम हो जाए तब स्टेरिक हिंड्रेंस देख। तो अगर इफ डोनर एटम आर सेम तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपन स्टेरिक हिंड्रेंस। कब लगता है? जब क्या हो, जब डोनर एटम सेम हो। कब लगता है? डोनर एटम क्या होना चाहिए इसमें बताइए? डोनर एटम सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए डोनर एटम? बेटा डोनर एटम सेम होने बोलेगा, डोनर एटम सेम। जब डोनर एटम सेम हो जाएगा तब ये लगेगा कॉन्सेप्ट, नहीं तो लगने वाला नहीं है। तो डोनर एटम जब सेम हो जाए तब लगेगा। कहाँ आवाज हो रहा है? नीचे नीचे चल रहा, हाँ हाँ हम कहीं बगल में चल रहा है। अच्छा मैं मना तो उसको किया हूँ, वो मना मैंने किया था उसको, मान नहीं। हाँ हाँ इसलिए वो मना करने मानता नहीं है। तो बताइए यहाँ पर क्या न्यूक्लियोसिटी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो बस आज की दिक्कत है बस। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बताइए? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ ज्यादा है वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या रहेगा बेटा? कम। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप है। और यहाँ पर तो यहाँ पर सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है बेटा बताओ? स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ कम से कम है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम है तो सबसे अच्छा बेस हो जाएगा, तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा वो। आ गया समझ में? क्यों? क्योंकि वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? कम। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप, जैसे 3 बड़े बड़े ग्रुप है स्टेरिक हिंड्रेंस, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री, इस तरह से। समझ में आया? आ गया समझ में? यस सर। चलिए तो अब इसके बाद हम दूसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, अब देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक कैरेक्टर को आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कनेक्ट का मतलब बेसिसिटी कुछ और है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कुछ और। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेटा है, मतलब ये बहुत ही क्या है बताइए? कॉन्सेप्चुअल। उसको पढ़ना पड़ेगा और दूसरा कोई रीजन नहीं है इसको समझने का, सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा और कोई दूसरा मतलब तरीका नहीं है कि मतलब इसको आप वो कर पाओ। चलिए दूसरा देखिए। चलिए अब दूसरा बोलो। चलो भाई अब दूसरा देखेंगे हम लोग क्या। हाँ जी, अब दूसरा क्या देखेंगे? अब इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी बताना है। क्या बताना है? न्यूक्लियोफिलिसिटी, कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है और किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। बताइए किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा और किसकी कम है? बताओ किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा और किसकी कम है?
किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा और किसकी कम है? बोलो। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है? हाँ बताओ बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है? CH3 की। CH3 माइनस की। CH3 माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ साइज नहीं देखेंगे, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, क्योंकि ये पीरियड है और पीरियड में ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। लिख लो, पीरियड में ऑलवेज क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये इसलिए अच्छा से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, अच्छे से सिग्मा बॉन्ड बना पाएगा। इसकी क्या, इसका क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या बताइए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी लेस, easily easily donate electron and form sigma bond and form क्या बताइए? सर ऐसा भी कह सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम तो माइनस चार्ज स्टेबल नहीं होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हाँ ऐसे भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेबल नहीं होगा, लूज कर देगा, ऐसे बोल सकते हो। यही तो ये भी रीजन वही है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी लेस, इजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी बोल सकते हो। जो बोल रहे वही चीज और वही चीज तो एक ही है। समझ में आ रही बात? तो आराम से आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर कंक्लूजन बताइए, किसी पीरियोडिक टेबल में अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं और इधर से इधर, और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी है, तो यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात मैं कर रहा हूँ, किसकी बात यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी लिख रहा हूँ? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब NU माइनस की बात कर रहा हूँ। तो किसी पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। घटेगी ना बेटा? और किसी पीरियोडिक टेबल में मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? तो बढ़ेगी। लिख लो, ये पीरियोडिक टेबल में क्या कर रहा है? जब किसी पीरियोडिक टेबल में बताइए क्या लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? घटती है। जब किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है। किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है। अब बताओ, किसी पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है, और जब किसी भी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। इसको कॉपी में लिख लो, सारे लोग, एग्जाम में पूछा गया है। किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है बेटा? घट जाती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। और किसी पीरियोडिक टेबल में अगर टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है बताइए? न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है? क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। देखो, बढ़ने का साइन ऊपर है और घटने का साइन नीचे है, यानी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पर बेटा? इंक्रीज। और यहाँ पर क्या हो जाती है? डिक्रीज। एक जगह बढ़ जा रहा है और एक जगह क्या हो जा रहा है बताइए? घट जा रहा है। एक जगह बढ़ जा रहा है और एक जगह क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। दोनों में फर्क है। समझ में आया? दोनों में क्या फर्क है बताइए? कहेंगे एक जगह न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है और एक जगह न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है? घट रही है पीरियोडिक टेबल में। और ऑक्सीजन में कुछ और हो जा रहा है। तो मतलब इसको बेसिक से आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हो। समझ में आ रही बात? तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं भी कुछ भी नहीं लगाना है, अपने को कॉन्सेप्ट वाइड क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। तो बेटर न्यूक्लियोफाइल बताइए क्या होता है? मैं बोलूंगा बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो बताएंगे बेटर न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या होता है बताइए? जो सिग्मा बॉन्ड आसानी से बना ले, यानी जिसका साइज बड़ा होगा वो बेटर न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंटल एक डाटा है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो बेटर यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए? बेटर, सॉरी ऑर्डर ऑफ, क्या लिखेंगे बताइए? सॉरी, ऑर्डर ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। मतलब इसमें एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसको याद करना पड़ता है। सबसे पहले आपका एसएच माइनस के बाद दूसरा जो होता है अपने पास क्या आता है बताइए? एसएच माइनस के बाद दूसरा हमारे पास आता है आई माइनस के बाद आपके पास OH माइनस,
उसके बाद बी आर माइनस के बाद कौन होता है सी एल माइनस के बाद कौन होता है बताइए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी है ये एक्सपेरिमेंटल डाटा, इसको याद करना पड़ता है, इसको समझाया नहीं जा सकता क्योंकि बहुत सारे ग्रुप आ गए। देखो बेटा, इसको हम समझा ही दिए हैं सबको, अब इसमें इसके बीच में आ जाता है, कैसे आया इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, अभी आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, इसको एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसको याद करना पड़ेगा। इसके बाद आप H2O लिख सकते हो। अबे मत कहना तो Cl माइनस कहाँ आएगा क्या आएगा, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा सीरीज, जितना बता रहे उतना याद करो, जरूरत पड़ेगी हम बताएंगे आगे, जितनी लिखा रहे उतना पहले पढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये ऑर्डर लिख लिया एक्सपेरिमेंटल, एस एच माइनस फिर आई माइनस फिर ओ एच माइनस फिर बी आर माइनस फिर सी एल माइनस फिर एफ माइनस फिर कौन बताइए H2O। चलिए अब उसके बाद दूसरा, तो इस तरह से आप लोगों को देखना। अब एक एक्सेप्शन होता है कि मेथेनॉल इज मोर एसिडिक कंपेयर टू वाटर, यानी वाटर और मेथेनॉल में अगर एक कंपैरिजन किया जाए तो वाटर को ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, इसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए इसको एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाला गया है। तो मैं जब से आपको मैं बता रहा हूँ, पहली बार मैंने एक्सेप्शन बोर्ड पे लिखा है जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है पहली बार मैं एक्सेप्शन बोर्ड पे लिखा हूँ, इसका मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने एक्सेप्शन लिखा है। तो एक्सेप्शन है CH3OH जो है, समझ में आ रही बात, ज्यादा एसिडिक होता है। क्या है किसका एक्सेप्शन है, एसिडिटी का, किसका है एसिडिक नेचर, लिख लो इसका एसिडिक नेचर, ये क्या एसिडिक नेचर का ये एक्सेप्शन है, समझे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें मैं थोड़ा सा चलो बता दिया था क्या एसिटिलीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होता है और वाटर से कंपैरिजन करना था कैसे एसिडिटी, बताया था क्या क्वेश्चन। Yes, sir. ठीक है, फिनॉल और वाटर में एसिडिटी कंपेयर करा दिया था, फिनॉल और वाटर के बारे में, फिनॉल और अल्कोहल के। अच्छा हो गया था। Yes, sir. चलिए आज हम लोग एसिडिटी कंपेयर करेंगे विटामिन एसिटिक एसिड, यानी मैं बात करूंगा अपना ये फॉर्मिक एसिड, ये आपका क्या बताइए फॉर्मिक एसिड है वर्सेस ऑफ फिनॉल, क्या बताइए फिनॉल। अब मैं इसमें कंपैरिजन करूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, कंपेयर एसिडिटी, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर है क्या होता है एसिडिक नेचर, कैसे होगा बेटा। अब इसमें आप कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा अच्छा एसिड है। सबसे पहले क्या करें, हमको पता है यहाँ से H+ को निकाल दो, तो H+ को निकाल दोगे C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर O माइनस। तो यहाँ पर बेटा O माइनस बन गया और यहाँ पर भी O माइनस बन गया। अब ध्यान से सुनो, अब कहोगे जहाँ का एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वही अच्छा एसिड होगा, यही तो होता है। क्या रीजन क्या बताइए, क्या हो रहा है, मैं इसको कर रहा हूँ। चलिए, तो मतलब जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज्यादा अच्छा एसिड होगा। तो कहेंगे कैसे पता चलेगा सर किसका एनायन ज्यादा स्टेबल है, तो हम सबसे पहले H+ को रिमूव करके एनायन बना लेंगे। अब एनायन बनाने के बाद क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर H+। अब यहाँ पर जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है, इसका एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ है, ये बॉन्ड इधर तोड़ के और ये बॉन्ड इधर कर दो, इसके बाद इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, देखिए ध्यान से मैं बता रहा हूँ। C डबल बॉन्ड O माइनस है, एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दूसरा इसको कैसे बना सकते हो, ये वाला नेगेटिव चार्ज आप इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो यहाँ पर CO माइनस और C डबल बॉन्ड OH।
अब आ गया क्या समझ में? तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आपने देखा कि इसके दो इक्विवेलेंट आर एस आ रहे हैं, मतलब दो आर एस ऐसे आ रहे हैं जो सेम टाइप के हैं, जैसे ए और ए दोनों सेम है। कहोगे कैसे भाई? वैसे एक बार डबल बॉन्ड ओ माइनस, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड बस, इसका नाम जो होगा वही नाम इसका भी होगा, यानी इन दोनों का नाम क्या है बेटा बताओ? सेम। और दोनों सेम शक्ल के दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैं हूँ ऐसे खड़ा हूँ और मैं ही ऐसे खड़ा हो जाऊँ, मैं ही तो मैं हूँ, वही काम यहाँ पे हो रहा है। ए और ए दोनों सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट आर एस। इक्विवेलेंट आर एस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इक्विवेलेंट आर एस है और जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे जा रहा है। इसमें एक कहानी आपकी क्या बताइए, नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? ऑक्सीजन पे जा रहा है। नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है बताओ? नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? ऑक्सीजन पे जा रहा है। इक्विवेलेंट आर एस है और नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? आर एस। इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज है और सॉरी, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं बताओ बेटा? दो। और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है ऑक्सीजन। अच्छा, और यहाँ पर अब अगर इसकी बात करूं मैं फिनॉल की, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, ध्यान से सुनना मेरी। अब यहाँ पर ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर लाएगा और इसको नेगेटिव चार्ज बना देगा, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर क्या जाएगा बताइए? O माइनस। फिर यहाँ पे इसको इस तरह से बनाएंगे बेटा, फिर ये इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताओ, यहाँ पर देख रहे हो इस तरह से आपके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए, 1 2 3 4 5। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए बेटा? 5। और यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए? 2। अब बात आती है सर कि अगर यहाँ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए, अब इसको थोड़ा मैं इधर करके बनाता हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। चलो, तो इसका मतलब है जो ए वाला है ना बेटा, ए वाला जो है आपका ध्यान से सुनिएगा, ए वाला है तो इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया और इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए? 2। अब तुम कहोगे सर अगर उसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहा है। क्या बन रहा है? तुम ऐसे कहोगे, ध्यान से सुनो, जो तुम कहना चाह रहे हो मैं उसको बोल रहा हूँ। सारे बच्चे यही सोचते हैं। क्या सोचेंगे बच्चे? इसमें तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, किसमें? फिनॉल में, यानी जो बेंजीन वाला है उसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है और इसमें 2 ही बन रहे हैं, तो 5 बन रहा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल एनायन है, इसलिए ज्यादा एक्टिव। मतलब तुम लोग ऐसी सोच रखते हो, ऐसी सोच नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से कार्बन पे जा रहा है। हाँ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से कार्बन पे जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन से कार्बन पे जा रहा है, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है। इसका मतलब यह है, कोई भी आदमी बीएमडब्ल्यू से घूम रहा था, तुम उसको उतार के साइकिल पे बैठा दिए, अब वो आदमी खुश रहेगा? नहीं। कहोगे तुमको हम 5 साइकिल देंगे, तुम एक बीएमडब्ल्यू हमको दे दो, तो बहुत मारेगा तुमको, कहेगा तुम बीएमडब्ल्यू घूम रहे हैं, तुम साइकिल कहाँ दे रहा है? यही काम हो रहा है यहाँ पे। ये पहले ऑक्सीजन बीएम नेगेटिव चार्ज कहाँ रहना पसंद करता है? नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे रहना पसंद करता है, और तुम उसको क्या कर रहे हो? रेजोनेंस तो करा रहे हो, लेकिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे करा रहे हो, तो खुश रहेगा क्या तुमसे? कभी नहीं खुश रहेगा। वही कहानी हुई है, बीएमडब्ल्यू दे के लेके तुम साइकिल 5 पे थमा दिए हो, तो मानेगा क्या? बहुत मारेगा। ठीक है, वो कहेगा नहीं। अब यहाँ पर इसके पास 2 बीएमडब्ल्यू है, यानी यहाँ पर देखिए क्या है बताइए। अब जिसको बीएमडब्ल्यू का पता नहीं, मतलब उसका मतलब कार होता है, बहुत महंगी होती है, 1 करोड़ रुपए में आती है, मेरे पास है नहीं, मैं तो प्राइस बताता। चलो, अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर ही ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी ऑक्सीजन पर ही ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस ट्रांसफर हो रहा है? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस। आ गया समझ में? अब कहोगे सर कैसे पता चलेगा? मैंने बता दिया, अब पता हो जाना चाहिए कि ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर लोकेलाइज्ड है, यानी ऑक्सीजन पर रुका हुआ है।
समझ में आ रही बात। और वहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे लोकलाइज्ड है, तो ऑक्सीजन पे लोकलाइज्ड चार्ज ज्यादा स्टेबल होती है, इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसको इक्विवेलेंट आरएस बोलते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज इक्वल एलिमेंट पे, जैसे यहाँ पर है फिर यहाँ पे है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या है, अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक बार ऑक्सीजन पे है एक बार कार्बन पे है, इसलिए अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेयर टू नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसीलिए आपका एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड अच्छा एसिड होगा इन कंपेयर टू फिनॉल। यानी अगर एसिडिटी की बात मैं करूं तो एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी बताइए, एसिडिटी ज्यादा होगी एसिड की, यानी HCOH की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। या क्या कंपेयर कर रहे हैं, एसिटिक एसिडिटी एसिडिटी क्या कंपेयर कर रहे हैं, एसिडिटी। आ गया समझ में। तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी इसकी क्या होगी बताइए, इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। आ गया समझ में, कौन ज्यादा एसिडिक होगा बताओ कौन। हाँ बता बेटा बताओ, बोलो। देवांश, कैसे समझे इसको, देवांश। यस। सर हम जैसे इसको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो फॉर्मिक एसिड है उसमें जो माइनस चार्ज है वो ऑक्सीजन पे घूम रहा है और इसलिए उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे और वो स्टेबल होता है। पर जो फिनॉल है उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो बार बार कार्बन पे भी जा रहा है और कार्बन पर ज्यादा स्टेबल नहीं होगा नेगेटिव चार्ज, इसलिए फिनॉल के जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कम स्टेबल हो गए, इसलिए वो कम एसिडिक होगा। क्या कर रहे हो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्या है, कम स्टेबल। ठीक है। तो इस तरह से बेटा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होते हैं और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होते हैं, तो इसका रीजन हो गया। चलो मैं एक बच्चे से और एक्सप्लेनेशन ले रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूँ। हाँ भाई आ जाओ, पल्लवी, पल्लवी बताओ, पल्लवी। पल्लवी। चलो भाई नंदिनी बताओ, तुम नंदिनी। तुम लोग रिमूव हो जाते हो, शुरू शुरू में 13-14 स्टूडेंट था, तो क्वेश्चन पूछते हैं तो रिमूव हो जाते हैं तुम लोग कि हमारा नाम ना आ जाए, इसलिए तो मैं पूछता नहीं हूँ, इसलिए मैं उसी बच्चे से पूछना पसंद करता हूँ जो बराबर जवाब दे। चलो भाई नंदिनी बताओ, नंदिनी बताओ कैसे इसको समझी हो, नंदिनी। नंदिनी बोलो भाई, नंदिनी। चलो नहीं बताना है तुम्हें, मत बताओ। चलो भाई, तो आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक नोट लगा के लिखेंगे, नोट लगा के क्या लिखेंगे कि फॉर्मिक एसिड, नोट लगा के लिखेंगे हाँ कि एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड आर मोर एसिडिक, aromatic acid are more acid compared to aromatic acid are more acidic, sorry, acidic
कंपेयर टू एलिफैटिक एसिड। एलिफैटिक एसिड जैसे अगर मैं बोलूं कि बेटा हमारे पास CH3COH है और हमारे पास बेंजोइक एसिड है, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक है? तो बोलोगे यार यही ज्यादा एसिडिक। आ गया समझ में? तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हमारे पास ये वाला है, और इसमें बताइए कौन ज्यादा एसिडिक है, तो कहोगे यही ज्यादा एसिडिक। ठीक है। और इस तरह से अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे पास ये वाला एसिड है और यहाँ पर बेंजोइक एसिड है, तो कौन ज्यादा एसिडिक है? तो तुम कहोगे एक ज्यादा है। ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन नहीं एक्सेप्ट लिखेंगे, तो लिखे हैं एरोमेटिक एसिड आर मोर एसिडिक कंपेयर टू एलिफैटिक एसिड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, सॉरी, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का एसिडिक स्ट्रेंथ और फॉर्मिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा होता है? बेंजोइक एसिड। बाकी हर जगह क्या बताइए, बाकी हर जगह बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, किससे बताइए? फॉर्मिक एसिड। आ गया क्या समझ में? तो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है इन कंपेयर टू, बताइए किसका? बेंजोइक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, बस यही एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं बोलोगे, मतलब ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या होता है बेटा? स्टेटमेंट है तो सारे एलिफैटिक एसिड एरोमेटिक ज्यादा होते हैं, लेकिन एक छोड़ के, मतलब फॉर्मिक एसिड क्या होता है? ज्यादा एसिडिक नहीं होता है, सॉरी, फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड। समझ में आया? यानी फॉर्मिक एसिड क्या होता है बताइए? ज्यादा एसिडिक है किससे? बेंजोइक एसिड से। आ गया समझ में? कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं। अब दूसरा क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनिए। जी बिल्कुल। अब दूसरा क्या कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ उसको। अब हमको पता, अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे पास CH3COH और हमारे पास C2H5OH है, सॉरी C2H5 और COH है, और मतलब ए वाला है, और हमारे पास क्या है बताइए? C3H7COH है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? क्या होगा बताइए? एसिडिक, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर क्या है? चलो CH3COH, C2H5COH और C3H7COH। चलो भाई, इसमें सबसे अच्छा एसिड कौन है बेटा बताओ? अब देखिए, हमको पता है जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ, वो क्या होती है बेटा? वह एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट। उसके बाद क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है। और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बताइए? प्लस आई और प्लस एम। पता है कि नहीं? तो यहाँ पर अगर प्लस आई ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम। यानी अगर किसी भी सिस्टम में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा? कम। क्या होगा बताइए? कम। अगर प्लस आई ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। बोलिए, अगर प्लस आई ज्यादा है तो क्या बताओ? एसिडिक स्ट्रेंथ कम। प्लस आई ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बताओ? कम। प्लस आई ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम। प्लस आई ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम। अब यहाँ पर क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये COH और यहाँ पर क्या बताइए? CH3। अब यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है और यहाँ भी क्या बताइए? प्लस आई इफेक्ट ज्यादा।
अब यहाँ पर क्या है, CH3 है, और यहाँ पर क्या है, CH2 है, और यहाँ पर क्या है, CH2 है, और यहाँ पर क्या है, CH। और यहाँ पर भी प्लस आई है। अब बताओ बेटा प्लस आई सबसे ज्यादा कहाँ है, 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 बताइए। प्रोपेनॉइक। सर प्रोपेनोइक एसिड। हाँ सबसे ज्यादा प्रश्न है, तो इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। क्योंकि जब प्लस आई तक बढ़ता चला जाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है बताइए, बढ़ती चली जाती है। आ गया समझ में। और यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, ये भी ऐड कर लो, क्या, COH, HCOH। आ गया समझ में, जाएंगे हाँ। अब मैं कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा बेटा, क्या करवाऊंगा, एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, पहले नोट कर लीजिए सारे लोग। फिर मैं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, और मैं सारे JEE मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, और नीट के क्वेश्चन टेस्ट करवाऊंगा, ठीक है, सारे ही करवाऊंगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा, आपको एक चीज बता दी गई थी, क्या एक चीज बता दी गई थी, ये क्या, बेसिक कैरेक्टर के बारे में बता दिया गया था। अमाइन अमाइन के बेसिक कैरेक्टर में मतलब 2 डिग्री ज्यादा बेसिक होता है, फिर 3 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है, बता दिया गया था क्या ऐसा। नहीं सर। अच्छा, अब बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, हेडिंग डालिए बेसिक स्ट्रेंथ। अभी ये कहोगे सर एसडी कितना है, क्या बेटा बहुत है, अभी तो पढ़ेंगे ना, अभी क्यों इतना परेशान हो, अभी तो पूरा, ये तो रिवीजन का मतलब ये है, मतलब बेसिक पार्ट हम तुमको बता रहे हैं जिससे क्लास 12th में तुमको दिक्कत ना हो, इसलिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है, और कोई मतलब रीजन नहीं है पढ़ाने का। चलिए चलिए, अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। अब बेसिक स्ट्रेंथ अमाइन का आपको बताना है सारे लोगों को। चलिए, तो यहाँ पर कैसे कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोल रहा हूँ हमारे पास ये CH3NH2 हमारे पास है, क्या बताइए, CH3NH2, तो 2 डिग्री मान लो, इस तरह से। एक डिग्री है, 2 डिग्री है, कितना डिग्री बताओ, 3 डिग्री है, और बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किसी भी चीज को, जैसे अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ अगर निकालना हो तो इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आता है गैस फेज में निकालना, किसमें निकालना बताइए, गैस फेज। तो गैस फेज में हमको निकालना है, जब तक गैस फेज नहीं देगा तब तक आपको बाय डिफॉल्ट वाटर मानना है। मतलब ध्यान से सुनो, जो मैं चीज बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। जैसे किसी भी चीज को मैं बोलूँ कि यार तुम जाओ मेरे लिए आइसक्रीम खरीद के ले आओ, तो तुम जाओगे दुकान पे, कहोगे आइसक्रीम दे दो, तो पैसे उसको दोगे कि नहीं दोगे, बिना पैसे दिए तो आइसक्रीम देने वाला है नहीं तुमको, रिश्तेदार तो नहीं तुम उसके। तो बिना पैसे को कोई चीज मिलती नहीं है दुनिया में, आपको पता होना चाहिए, सबको पता है। उसी तरह से बेस होता है, अगर मैं बोलूँ कि यार पता करो कि कौन अच्छा बेस है, तो क्या करोगे, उसको पानी में डाल के चेक करोगे, किसमें डाल के चेक करोगे, पानी में डाल के चेक करोगे। तो अगर पानी में डाल के आप चेक कर रहे हो, किसमें डाल के चेक कर रहे हो, पानी में, तो पानी में डाल के चेक कर रहे हो तो पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सोल्यूशन पानी में होता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो आना चाहिए उसका अपोजिट आ जाता है। सबसे पहले गैस फेज वाला पढ़ लेते हैं, फिर वाटर वाला पढ़ेंगे। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लोन पेयर है, कहेंगे हाँ, यहाँ पर लोन पेयर है, हाँ, यहाँ पर भी क्या बताइए, लोन पेयर, हाँ सर है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट किसका लग रहा है, इसका लग रहा है, इसका लग रहा है,
यहाँ पे इसका इंडक्टिव इफेक्ट, इसका इंडक्टिव इफेक्ट, फिर यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट इस तरफ लगा। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि लोन पेयर की डेंसिटी इस नाइट्रोजन पे बढ़ रही है, क्या हो रही है बताइए, लोन पेयर की डेंसिटी इस नाइट्रोजन पर बढ़ रही है। लोन पेयर की डेंसिटी, लोन पेयर की डेंसिटी बताइए किस में बढ़ रही है, नाइट्रोजन पे बढ़ रही है। लोन पेयर की डेंसिटी किस पे बढ़ रही है, नाइट्रोजन पे, ठीक है। तो अगर लोन पेयर की डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पहले थे और 3 इलेक्ट्रॉन इसने, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। यार तो ये तो सबसे रिचार्ज भी हो जाएगा। इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 पहले से और 2 ये, 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक दो पहले से थे और एक ये, कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री। ये किसमें है बेटा, ये अमाइन है, क्या बताइए, अमाइन है। अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ है, यानी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, क्या बताइए, ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इन गैस फेज, इन गैस फेज। तो बेसिक फेज ऑफ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इन गैस फेज, बेसिक जो स्ट्रेंथ है अमाइन का गैस फेज में, सबसे ज्यादा होगा 3 डिग्री में, फिर होगा 2 डिग्री में, फिर होगा किस में बताइए, 1 डिग्री में होगा। आ गया समझ में, कहेंगे हाँ। लेकिन ये किसमें है बेटा, गैस फेज में, किसमें बताइए, गैस फेज में। बट एक्वस फेज में डिफरेंट होती है, कैसे, बट इन केस ऑफ एक्वस, बट इन केस ऑफ एक्वस सोल्यूशन, एक्वस, बस इन केस ऑफ एक्वस सोल्यूशन, बट इन केस ऑफ, बट इन केस ऑफ बताइए क्या, एक्वस सोल्यूशन, बट इन केस ऑफ बताइए क्या, एक्वस सोल्यूशन। अगर एक्वस सोल्यूशन की बात है, ये बाय डिफॉल्ट सोल्यूशन है बेटा। एक्वस सोल्यूशन कभी एग्जाम में बोलता नहीं है, आपको खुद सोचना पड़ेगा। पानी तो होता ही, हर चीज के लिए पानी है, तो एक्वस सोल्यूशन। तो इसमें अगर बाय डिफॉल्ट, अगर मैं बात करूं कि ये एक्वस सोल्यूशन है, तो क्या करेंगे इसमें बताइए। अगर ये बाय डिफॉल्ट एक्वस सोल्यूशन है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए, बट इन केस ऑफ एक्वस सोल्यूशन, अगर एक्वस सोल्यूशन आ गया तो इसमें आर्डर लगता है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये क्यों लगता है, ड्यू टू एच बॉन्डिंग। तो दो, ये क्या लगता है, ये अगर आर बराबर क्या बताइए, मिथाइल, अगर आर बराबर मिथाइल है तभी ऐसा हो। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज्यादा 2 डिग्री, यानी सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद कौन होता है, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद कौन होता है, 1 डिग्री, कौन होता है बताइए, इसके बाद कौन होता है बेटा, 1 डिग्री, S3 तो सबसे पहले कौन होता है, 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद तो सबसे पहले 2 डिग्री होता है, 2 डिग्री के बाद 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद 1 डिग्री। ये क्या बताइए, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन है, क्या बताइए, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। सबसे पहले दो डिग्री, फिर सॉरी 2 डिग्री के बाद 213 है ना, 213 का मतलब पहले 1 डिग्री रहेगा, CH3NH2। फिर इसमें कौन आएगा बेटा, 3 डिग्री आएगा। 3 डिग्री का मतलब है नाइट्रोजन, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर और एक CH। तो पहले आएगा 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद कितना आएगा, 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद कितना आएगा बेटा, 3 डिग्री। कैसे पता चलेगा 3 डिग्री है भाई, दो नाइट्रोजन से अगर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री, नाइट्रोजन से अगर 1 कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, और नाइट्रोजन से अगर 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। तो यहाँ पर आपका आर मतलब मिथाइल का मतलब क्या है, मतलब जो एक ग्रुप होना चाहिए मिथाइल ही होना चाहिए, तभी ये रूल लगे। तो 213 याद रखना है आपको। कैसे, अब M बराबर मिथाइल होता है और M अल्फाबेटिकली 13 नंबर पे आता भी है, ABCDEFGHIJKLM। तो M बराबर मिथाइल, और मिथाइल कितने नंबर पे आता है, मिथाइल आता है 13 नंबर पे, इसलिए इसका हो जाएगा 213 डिग्री, यानी सबसे ज्यादा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। इसका रीजन क्या मैं बताऊंगा अभी। अगर मान लीजिए मिथाइल ना हो, अगर मान लीजिए नाइट्रोजन से इथाइल लगाओ, क्या लगाओ, इथाइल, यानी C2H5 लगाओ, तो C2H5 लगाओ तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे, अब पहले इतना लिख लो, यहाँ पर 213 डिग्री होता है, मतलब याद रखना है 213। और इसके बाद अगर अमोनिया को लिखना चाहो तो अमोनिया यहाँ आ जाएगा, यानी NH3 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर 230 कर लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमोनिया, अमोनिया 0 डिग्री होता है,
समझ में आया? तो आपको याद क्या रखना है कि अगर अमोनिया आ गया तो सबसे लास्ट में जाएगा। तो 213 200 कितना होता बताइए? 213 और क्या होता बताइए? 213 और 231 एक होता है, मैं बता रहा हूँ 231 का होता है। देखिए देखिए सर, अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो एन में अगर आ गया आपके पास C2H5 और यहाँ पे क्या आ गया बताइए? C2H5, ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। समझ में आ रही बात? अब इसके बाद कौन आता है? 3 डिग्री। C2H5, यहाँ पर है आपका C2H5 और यहाँ भी क्या बताइए? C2H5 और यहाँ पर क्या बताइए? यहाँ पर क्या बताइए? C2H5 और यहाँ पर क्या बताइए? NH2। C2H5 और यहाँ पर क्या बताइए? NH2। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 डिग्री सबसे ज्यादा है। क्या बताइए? सबसे पहले 2 डिग्री है, 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री है, 3 डिग्री के बाद कितना है बेटा? 1 डिग्री। 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है, 3 डिग्री के बाद कितना है? 1 डिग्री। चलिए, तो पहले 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद कितना डिग्री? 1 डिग्री। कहेंगे ऐसा है क्या? यस। लेकिन ये कब लगता है? जब R बराबर क्या हो बेटा? इथाइल हो, जैसे C2H5 हो या इसके अलावा कुछ भी हो, एनीथिंग एनीथिंग कुछ भी हो, बस क्या नहीं होना चाहिए? ये कब लगता है? 231 लगता है। क्या लगता है इसमें? 231। पहले 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और R बराबर अगर मिथाइल है तो क्या लगता है? 213। समझ में आ रही बात? R बराबर अगर क्या हो? R का मतलब है नाइट्रोजन से लगा हुआ ग्रुप A। अगर R बराबर मिथाइल है तो 213, और R बराबर अगर क्या है बताइए? अगर R बराबर इथाइल है या प्रोपाइल है तो 221 आता है। आ गया समझ में? ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू H बॉन्डिंग। मैं बता रहा हूँ क्यों। ये नाइट्रोजन है, जब इसको पानी में डालते हैं, मान लीजिए 2 डिग्री, मान लीजिए क्या है बताइए? मान लीजिए 3 डिग्री आपके पास अमाइन है और इसको आपने वाटर में डिजोल्व किया। जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है बताइए? H बॉन्डिंग। वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या हो जाता है बताइए? H बॉन्डिंग। ये H बॉन्डिंग होने की वजह से ऐसा होता है। तो तुम लोगों को थोड़ा कम समझ में आया होगा। तुम लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। हाँ भाई, देवांश सिंह थोड़ा इसको समझा दो। यस यस सर। हाँ, थोड़ा समझाओ। सर जब हम अमाइन की बात करेंगे तो उसमें जब 2 डिग्री होगा वो हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, पर जैसे मिथाइल में 2 के बाद जब नाइट्रोजन से मिथाइल ग्रुप जुड़े रहेंगे तो 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। किसमें क्या क्या निकाल रहे हो? मिथाइल जुड़ा रहेगा नाइट्रोजन। बेसिक स्टेट निकाल रहे हो, स्टेबिलिटी निकाल रहे हो? बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ, बेसिक स्टेट निकाल रहे हो, ठीक है। तो जब मिथाइल जुड़ा रहेगा क्या आ जाएगा? 213। कितना आ जाएगा? 213। ये 3 कैसे याद रखोगे? क्योंकि अल्फाबेटिकली जब ABCDEFGHIJKL M पढ़ते हैं तो M 13 नंबर पे आता है। M कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे आता है, नहीं आता है? हाँ, इसलिए जब मिथाइल रहेगा 213 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मिथाइल नहीं है, मिथाइल को छोड़ के कुछ भी है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, एक्साइल है, तो बताइए क्या हो जाएगा? 231। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, बस यही एक थोड़ा सा टेक्निकल चीज है इसमें। तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया सबको? थोड़ा सा एक बच्चे से मैं और पूछ लूं, मुझे संतुष्टि थोड़ी मिल जाए। यस, रोहित कुमार सिन्हा, बताओ भाई। यस सर। हाँ, समझाओ। सर एक्वा सॉल्यूशन वाला ही समझाओ ना। हाँ, एक्वस वाला, गैस वाला तो आसान ही है। सर एक्वा सॉल्यूशन में अगर मिथाइल रहता है
तो उसमें सबसे पहले 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, क्योंकि एच बॉन्डिंग के कारण। बट अगर जब इथाइल रहे या और कोई रहे तो उसमें 2 डिग्री पहले आता है, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। हाँ, इसको याद कैसे रखोगे? अगर इथाइल रहेगा तो 213, और अबे मिथाइल रहेगा तो रहेगा तो 213। 213, और इथाइल रहेगा तो 231। हाँ, तो 213 कैसे याद रहेगा? क्योंकि M13 नंबर एम पे आता है। कौन सा आता है 13 नंबर पे? एम कैसे? सब मिथाइल है ना, M आएगा। अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली मिथाइल 13 नंबर पे आता है ना। अरे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट करते जाओगे तो एम फॉर मैन आता है ना 13 नंबर पे। वही 213 आपको याद रखना है। अच्छा, अगर मान लीजिए इसी में कंपैरिजन करने के लिए आ गया, तो जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ गया, मैं बता रहा हूँ कैसे। चलिए भाई, अगर मान लीजिए यही आ गया, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आ गया C2H5NH2 और हमारे पास आ गया CH3NH2। अब इसमें बताना है कि सबसे अच्छा बेस कौन होगा। तो ये तो दोनों 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री अमाइन है और ये भी 1 डिग्री अमाइन है। या मान लीजिए ऐसे आ जाए, यहाँ पर नाइट्रोजन NH है और यहाँ पर C2H5 है, और यहाँ पर क्या है C2H5 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताइए, यहाँ पर NH है और यहाँ पर CH3 और यहाँ भी क्या बताइए CH। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर भी 2 डिग्री अमाइन है और ये भी कितना है 2 डिग्री अमाइन है। अगर इसमें कंपैरिजन करना हो तो ये ग्रुप बड़ा है। देखो, अब दोनों 2 डिग्री 2 डिग्री हैं, तो अब कैसे करोगे? या दोनों 1 डिग्री 1 डिग्री हो गए। तो जैसे ये ग्रुप बड़ा है, ज्यादा इंडक्टिव लगाएगा, लोन पेयर की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, अच्छा बेस। तो बड़ा वाला अच्छा बेस होता है, इस तरह से। क्योंकि यहाँ पर प्लस आई लगाने की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा क्या हो जाएगा बताइए, प्लस आई लगाने से थोड़ा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। आ गया क्या समझ में? बोलो। यस सर। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। अब मैं एक आईआईटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे लोग इसको क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ किस साल का क्वेश्चन है वो बेटा। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है आपका, जेई मेंस ऑनलाइन क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए सारे लोग क्वेश्चन नंबर 10। मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ और आपको बताना है सबसे अच्छा बेस कौन है, ठीक है। चलिए चलिए, अब ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, सी फॉर कैट। अब इसमें बताना, सोच समझ के बताना है, नहीं कि जल्दी जल्दी कुछ भी बोल दे रहे हो। BAC। क्या जाएगा? BAC। बीएससी कैसे पता चला बीएससी? सर क्योंकि बी बड़ा ग्रुप है, उसमें प्लस आई ज्यादा लगेगा CH3 हाँ यूनिट का, तो उसका हाँ ज्यादा बेसिसिटी होगी। फिर ये दोनों में तो मिथाइल है, तो मिथाइल में 2 डिग्री पहले आएगा, फिर 1, फिर 3। तुमको पता है कि 2 डिग्री तो पहले रहता ही रहता है, चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल हो, जाहिर सी बात है 2 डिग्री पहले है। तो सबसे पहले तो बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ 1 डिग्री है।
अब 2 डिग्री के बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 1 डिग्री एथाइल है और यहाँ पर बताइए क्या है 3 डिग्री मिथाइल है। तो सबसे जाहिर सी बात है बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी के बाद ए आ जाएगा, ए के बाद कौन आ जाएगा, AIIT एडवांस का। समझे? अब उसमें कहोगे सर दिक्कत हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं, मजा नहीं आया आप सर, मतलब बहुत कठिन लग रहा है। नहीं लगेगा कठिन है, आसान। हेलो, तो बेटा इस तरह से, हेलो, चलिए, तो इस तरह से हमारा पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आई थिंक टाइम भी हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो इसको सोचना घर पे। अब नेक्स्ट में यहीं से स्टार्ट हम लोग करेंगे। बता देना एमाइन का बेसिक इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, कोई डाउट इसमें? नो सर।